दोस्तों नमस्कार। हर प्रधानमंत्री के कामकाज का अपना तरीका होता है और वही उसकी पहचान होती है। नेहरू को याद कीजिएगा तो उनका मॉडल बड़े इंडस्ट्री, बड़े बांध, मिक्स्ड इकोनॉमी, पंचवर्षीय योजना, ये सारी चीजें आपके जहन में तुरंत रेंगने लगेगी। इंदिरा गांधी को याद कीजिएगा तो ना सिर्फ देश के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अपनी ताकत का एहसास उन्होंने बांग्लादेश को बनाकर दिखाया, अमेरिका से भी नहीं घबराई। पीवी नरसिम्हा राव को याद कीजिएगा तो उनके दौर का रिफॉर्म, खासतौर से मार्केट इकोनॉमी और भारत को दुनिया के सामने एक बड़े बाजार के तौर पर रखने की नींव उन्होंने ही डाली। अटल बिहारी वाजपेयी को याद कीजिएगा तो उनका डॉक्ट्रिन, जिसमें सरोकार और संबंध शायद इतना ज्यादा मायने रखता था कि कश्मीर तक को लेकर वाजपेयी डॉक्ट्रिन का जिक्र हर कोई करता है। मनमोहन सिंह को याद कीजिएगा तो उनकी इकोनॉमिक्स, दुनिया मंदी से जब डूब रही थी 2007-8 में, तब भी भारत में उन्होंने मंदी आने नहीं दी। लेकिन हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौर में सिस्टम उसी हिसाब से चलता रहा जैसा संविधान में कहा गया है। हमारे यहां की जो भी पॉलिसी डिसीजन होती थी उस पर काम करने वाले इस देश के तमाम संस्थान अपने संस्थान के नियम कायदों के हिसाब से ही काम करते रहे। शायद इसीलिए एक चेक एंड बैलेंस बना रहा। लेकिन मौजूदा वक्त में मोदी मॉडल, शायद इसका कोई विकल्प आपको आने वाले वक्त में भी नजर ना आएगा, क्योंकि भारत के भीतर मौजूदा वक्त में बीते 7 बरस से जो मोदी मॉडल रेंग रहा है उसमें सिस्टम हो या फिर इस देश के पॉलिसी डिसीजंस हो, वह सत्तानुकूल इस तरीके से होते चले गए कि लोकतांत्रिक परिस्थितियां भी सत्तानुकूल होकर परिभाषित करने लगी। यानी नेहरू से लेकर मोदी तक हर प्रधानमंत्री का अपना मॉडल जरूर रहा, लेकिन मौजूदा वक्त में जब आप यहां पर लिए गए निर्णयों को आज से नहीं, बीते 6-7 वर्षों में जो भी निर्णय लिए गए, अगर उनके पन्नों को पलटना शुरू कीजिएगा और सरकारी तौर पर पलटिएगा तो भी आपके जहन में कुछ सवाल होंगे कि इससे पहले ऐसा मॉडल कभी नहीं आया और इस मॉडल का कोई विकल्प भी नहीं है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी काल के बाद कोई दूसरा काल इस देश में जब शुरू होगा तो उसके सामने भी संकट कितना बड़ा और कितना गहरा होगा। तो या तो वह इसी रूप में काम करे जैसे मौजूदा वक्त में काम हो रहा है, या फिर इसको पूरे तरीके से उलटने की प्रक्रिया में कैसे आ पाएगा। हमें लगता है आज इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के भीतर में अलग अलग मुद्दे लोगों को परेशान कर रहे हैं। किसान इस बात को लेकर परेशान है कि सरकार अपने तौर पर कहती है हम तो रिफॉर्म कर रहे हैं। किसान कह रहा है रिफॉर्म आप हमारे लिए कर रहे हैं और हम ही को लग रहा है कि हमारे खिलाफ जा रहा है, तो हमसे आप संवाद क्यों नहीं बनाते हैं। इस देश का युवा कहता है कि हम एजुकेशन करने के बाद नौकरी कहां करें। सरकार कहती है हमने इसके लिए कई योजनाओं का ऐलान किया, हमने तो आपको स्किल कर दिया, कौशल योजना ले आए, आपको पैसा दे दिया, मुद्रा योजना ले आए। इस देश का गरीब कहता है कि हमारे पास 2 जून की रोटी नहीं। सरकार कहती है हमने गरीब कल्याण योजना तो बना दी जिसमें आपको 5 किलो अनाज भी दे देंगे, घर बैठे आपके पास सिलेंडर भी आ जाएगा और अब आप प्रकृति की स्थितियों से निपटने के लिए लकड़ी जलाकर खुद को बीमार नहीं करेंगे। यानी एक देश में मोदी मॉडल जो है यह किस रूप में चल रहा है और इसकी परिस्थितियां क्या रही जिसका कोई अल्टरनेटिव वाकई नहीं है। हमें लगता है आज इसे समझने की जरूरत है, क्योंकि 2014 के बाद से इस देश में जो पहला बड़ा डिसीजन लिया गया जिसके दायरे में समूचा देश आ गया, उसमें खुले तौर पर यह डिसीजन था, वह था डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का। उसके बाद दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो फैसला हुआ राफेल को खरीदने का, उसकी कीमत क्या रहेगी और उसमें किस परिस्थिति में उसको किसी को कमीशन तो नहीं दिया गया, इस किताब को बंद सुप्रीम कोर्ट में जाकर किया गया। खुले तौर पर यह डील थी, यानी बफोर्स की डील में भी जितना भी पैसा था, जो 64,000 करोड़ का जो चक्कर था, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी डील के बावजूद भी यह चीजें खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दायरे में किताबें बंद कर दी गई। तीसरा जो बड़ा डिसीजन हाल में आया वो पीएम केयर्स का आया। पैसा जनता से लिया गया, ऐलान प्रधानमंत्री ने किया और सरकार की तरफ से कहा गया कि दरअसल हमारा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। सवाल ये 3 निर्णय भर का नहीं है, हमें लगता है परत दर परत जरा समझने की कोशिश कीजिए। जो 3 योजनाएं इस देश में आई उनका क्या असर हुआ। मसलन नमामि गंगे,
गंगा कितनी साफ हुई, उस पर कितना खर्च हुआ, उसके प्रचार प्रसार पर कितना खर्च हुआ, उसके जरिए राजनीति कैसे साधी गई, उसके जरिए इस देश की भावनाओं से कैसे खिलवाड़ हुआ। और दूसरा, स्वच्छ भारत टॉयलेट, इसको लेकर जो परिस्थितियां इस देश के ग्रामीण इलाकों में आज भी है, उन्हें भी जब परखना शुरू कीजिएगा तो सरकारी दस्तावेज कुछ कहेंगे, जमीन की हकीकत कुछ कहेगी। इस पर भी जो खर्च हुआ, जो प्रचार किया गया, उसका लाभ किसे कितना किस रूप में मिला, यह भी एक अलग कहानी है, लेकिन यह एक ऐलान था, सरकारी योजना का ऐलान। और तीसरा जो स्किल इंडिया का था, जिसमें औसतन कमोवेश ये माना गया कि जब से ये लागू हुआ उसमें लगभग 18 से 20 लाख बच्चे हमेशा इस देश में स्किल्ड होते चले गए, लेकिन उनमें से कितने स्किल्ड बच्चे थे जिनको रोजगार मिल गया, और क्या वाकई वो स्किल्ड हो रहे थे? क्योंकि जिस जगह पर यह प्रधानमंत्री कौशल योजना चल रही थी, उस चार दीवारी के भीतर में कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही थी और कौन सा स्किल दिया जा रहा था, यह भी अपने आप में सवाल है। और यह सारी चीजें ओपन है, यानी खुला ऐलान है। इसकी ठीक प्रक्रिया के भीतर में जैसे ही आप इकोनॉमी के बटन पर उंगली रखेंगे, आपके जहन में तुरंत आरबीआई आएगा। भारत के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो डिविडेंड मिलता था, उसकी एक सीमा रेखा थी। उस सीमा रेखा को भी एक कमीशन बना के खत्म किया गया, और उसके बाद जो पैसा रिजर्व बैंक के पास रहना चाहिए, जिसके जरिए कभी कोई बैंक डूब रहा है, कोई क्राइसिस इस देश में आ रहा है, उसको संभाला जाए, इस दिशा से भी आंख मूंद लिया गया। और आरबीआई से बीते 6 बरस के भीतर में 6 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा लिया गया। इतना कभी पहले होता नहीं था। और इसी प्रक्रिया में जो बैंकों का मर्जर शुरू हुआ, यह मर्जर बैंकों को भीतर कितना खोखला कर गया, या उनकी जो बुक थी उसको इसने किस रूप में डिजाइन किया, और इसका एनपीए से क्या जुड़ाव था, इस देश में जनता के पैसे पर कॉरपोरेट की लूट का क्या असर था, यह भी एक सिस्टम का हिस्सा बन गया। यानी आरबीआई का होना इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, बैंकों का मर्जर होना, उनका प्राइवेटाइजेशन होना, और इसके ठीक पैरेलल में जो जनधन योजना थी, जनधन योजना के जरिए यह वाकई कहा गया कि इस देश के बैंकों में एक गरीब आदमी भी अब जा सकता है जहां कल तक वो नहीं जा सकता था। और इसका उपाय डायरेक्ट ट्रांसफर जो मनी किया जाता है उसके जरिए जोड़ा गया, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर जो डीबीटी का जिक्र किया गया। लेकिन इस देश की इकोनॉमी और माली हालत प्रति व्यक्ति आय में कम क्यों हो गई, और उसके पास जो पैसा जिस रूप में दिखाया गया पहले दिन जनधन योजना के तहत, उसके बैंक के अकाउंट में उतना पैसा क्यों नहीं है, और उस अकाउंट में जो पैसा होना चाहिए था वो पैसा कहां चला गया, यह भी एक सवाल है। लेकिन यह भी ओपन केस है। योजनाएं बन रही है, पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, खुले तौर पर डील हो रही है, राष्ट्रीय डील हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय डील हो रही है, पीएम केयर्स का ऐलान हो रहा है, सब कुछ ओपन है। इस मॉडल का अगला हिस्सा इस देश के भीतर में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जो डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और प्रमोट करने का सिलसिला शुरू हुआ। इस परिस्थिति को जब आप देखिएगा तो इन्वेस्टमेंट के दायरे में, डिसइन्वेस्टमेंट के दायरे में ऐसी 23 कंपनियां हैं जो क्यों इस दौर में मुनाफा देते देते घाटे में चली गई। बीएसएनएल को किस रूप में नीचे डाइवर्ट कर दिया गया और जियो को कैसे उठाया गया, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी, जियो इस देश में रिलायंस की कंपनी। जियो का प्रचार शुरू होता है प्रधानमंत्री की तस्वीर से, और बीएसएनएल डूबती है इस देश के नियम कायदों से, जो कि इस देश की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री बनाती है। यह भी खुला केस है। यानी इस देश